नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। ये कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह से कुछ विषयों पर बात करते हैं और उस पर फोनों लेते हैं और उस पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं वो राय देते हैं। तो आज भी हम अपने बीच दो विषय लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज के विषय जान लेते हैं। तो सबसे पहला विषय है रबी फसलों में पाले से बचाव। वहीं आज का दूसरा विषय है अनानास की खेती। तो दोनों विषय हमने आपको बता दिए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी साथ में रहेंगे। हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर YS शिवे। फिलहाल आपको बता दें कि आज के जो विषय है उस पर अगर आपको चर्चा करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम आपको दे देते हैं 1800-113060। वही दूसरा नंबर है 1800-113061। तो ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा अगर आपको हमें व्हाट्सएप करना है, आपको कोई सवाल व्हाट्सएप पर भेजना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो ये व्हाट्सएप नंबर बताया हमने भी आपको। अब आपको बता देते हैं ईमेल एड्रेस। अगर आपको ईमेल करनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। तो विषय हमने आपको बता दिए हैं और हमने आपको माध्यम भी बता दिया है कि आप कैसे हमसे सवाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे स्टूडियो में हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका डॉक्टर YS शिवे। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सर प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान विभाग संभाग से, भारतीय कृषि अनुसंधान संभाग पूसा, नई दिल्ली से। साथ ही साथ हमारे साथ सोशल माध्यम से मैम जुड़ेंगी और मैम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, डॉक्टर लंबीसना देवी। और हम इनसे डिस्कस करेंगे अनानास की खेती को लेकर। मैम के बारे में हम अगर बताएं तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान से, केंद्र तेमेनग्लॉस, मणिपुर से। तो विषय हमने बता दिए हैं, गेस्ट भी मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं हमसे, फोनिंग लाइंस भी खुल चुकी हैं। तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और फिलहाल हमने अभी आपको बताया कि जैसा कि दो विषय हैं आज के। तो पहला विषय है हमारा कि कैसे पाले से बचा जा सकता है, दूसरा विषय है कि अनानास की खेती कैसे की जा सकती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाले को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर YS शिवे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। देखिए, पाला जो है हमारा विशेषकर सर्दी के मौसम में, विशेषकर जनवरी के महीने में पाला पड़ने की संभावना होती है। और ये पाला किन परिस्थितियों में पड़ता है? पाला उन परिस्थितियों में पड़ता है जब हमारा जो तापक्रम वातावरण का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो जाता है। तो जो हमारे दिन के रात में जो ओस पड़ती है और पत्तियों पे बैठती है, तनों पे बैठती है या फूलों पे बैठती है, तो उसके जो है बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस परिस्थिति को हम पाला पड़ना कहते हैं। तो पाले से बचाव के लिए जो है हमको बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो पाले से बचने की है, जैसे मौसम विज्ञान कोई भी अलर्ट जारी करता है कि भी अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में पाला पड़ने की संभावना है या तापक्रम जो है काफ़ी कम हो जाएगा, तो उन परिस्थितियों में हमको सजग रहने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। और उनको आजकल स्मार्टफोन भी हैं, उन पे भी अलर्ट आता है और वो देख भी सकते हैं, बच्चों से किसी से पता कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे में कैसा मौसम होने वाला है। तो यदि तापक्रम जो है काफ़ी कम हो जाता है और विशेषकर पाला जो होता है वो दिन के समय में यदि मौसम साफ है, वातावरण साफ है, हवा नहीं चल रही है, तो उस परिस्थिति में जो है रात के समय में पाला पड़ने की संभावना हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा नहीं चल रही होती और जो हमारा दिन के समय में मिट्टी, हमारी भूमि का, हमारी पृथ्वी का जो है तापक्रम जो भी किरणें आती हैं उससे तापक्रम बढ़ जाता है और वाष्पोत्सर्जन होता है। रात के समय पे वही ओस जो है और ड्रॉपलेट में बदल कर नीचे पत्तियों पर आ जाती है। तो जब तापक्रम जो है कम हो जाता है हमारा, तो पत्तियों पर जो हमारी ओस पड़ती है या पौधों पर जो ओस पड़ती है तो वो जो है एक हमारे बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको हम जो है पाला पड़ना कहते हैं। तो इसकी पहचान किसान इस तरीके से कर सकते हैं,
अपने खेत के अंदर जाते हैं, जैसे गन्ना काटने के समय पत्ती पे देखेंगे उनको जो है सफेद सफेद परत नजर आएगी, या ऐसी जो हमारी फसल है उसके ऊपर भी परत नजर आएगी। तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो सावधानी रखें, अलर्ट जारी होती है उसी अनुसार जो है प्रबंधन करने की कोशिश करें। विशेषकर जैसे हमारी इस समय जो है चना मटर मसूर है या हमारी जो सरसों की फसल है, लाई की फसल है, उनमें जो है पाले का प्रकोप अधिक होने की संभावना होती है। और गेहूं और हमारा जो जौ है इसमें इतनी नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी सर्दी को सहन कर सकती है। लेकिन ये फसल विशेषकर जो है, और जो हमारी 12 महीने में जो हमारी अरहर की फसल आती है उसमें भी इसका प्रभाव होता है। और बहुत सारी सब्जी वाली फसलें हैं उन पे भी जो है पाले का असर आता है, जैसे बैंगन है, हमारा टमाटर है, मिर्च है, इन पे भी काफ़ी संभावना हो जाती है पाले का असर होने की। तो इनके लिए जो है प्रबंधन करने की ज़रूरत है। विशेषकर जो है पाले से प्रबंधन के लिए हम ये बताते हैं किसान भाई जो है, यदि हम पाला पड़ने की संभावना है तो एक दिन पहले जो है पानी दे देंगे, खेत के अंदर जो हल्का पानी दे देंगे, तो उससे जो है हमारी मिट्टी का जो तापक्रम जो है मेंटेन रहेगा और रात के समय जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर बल्कि 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ जाता है पानी देने से। और पौधों के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ता है। पाले की परिस्थिति में जो हमारे पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो पानी होता है, लिक्विड होता है, तो वो जो है एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारी जम जाता है। उसकी वजह से हमारी जो पौधे की क्रियाएं हैं, पौधों की क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ी सीज हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारी पौधे की वृद्धि कम होती है और कहीं कहीं फ्लावर जो हमारे फूल आ रहे हैं जी, जी। उनके गिरने की भी संभावना हो जाती है। तो एक तो ये है कि पानी देकर जो है, ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ठीक है, तो मोटी मोटी जानकारी सर ने दी है, इसको और अच्छे से अगर आपको जानना है तो एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सर्दी शुरू होते ही किसानों के सामने पाला एक समस्या बन जाता है। आसमान साफ हो, हवा न चल रही हो और तापमान कम हो जाए तब पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। दरअसल पाला पड़ने के कारण फसल के नुकसान की आशंका हो जाती है, लेकिन कुछ तरीकों को अपनाकर आप खेतों में लगी रबी फसलों को पाले से काफी हद तक बचा सकते हैं। पाला पड़ने पर फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरेगा और फसलें भी पाले से होने वाले नुकसान से बच जाएंगी। जहां सिंचाई फव्वारा विधि से की जाती है वहां ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे तक अगर फव्वारे चलाकर बंद कर देते हैं तो सूरज के उगने से पहले फसल पर बूंदों के रूप में मौजूद पानी जम जाता है और फायदे की बजाय नुकसान होने का डर हो जाता है। ऐसे में स्प्रिंकलर को जल्दी यानी सूरज उगने तक लगातार चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। सब्जियों और नर्सरी के पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढककर पाले से बचाया जा सकता है। इसमें प्लास्टिक के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा पुआल, कड़वी या मूंज आदि को ढकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा खुला रहे, जिससे पौधों को धूप मिलती रहे। मार्च का महीना आते ही इनको हटा दें। इसके अलावा पाला पड़ने की आशंका दिखाई दे तो फसल में 0.1% गंधक के तेजाब का छिड़काव करके फसलों को बचाया जा सकता है। इस घोल को तैयार करने के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से शाम को फसल पर वैज्ञानिकों की सलाह के बाद छिड़क दें। इस तरह कुछ उपाय करके आप पाले से फसल का काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए अभी आपने जाना कि रबी फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरे विषय पर भी बात कर लेते हैं कि अनानास की खेती कैसे की जाती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लेम्बीसना देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अनानास की खेती कैसे होती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन शॉर्ट। हेलो जी जी मैम, या अनानास की थैंक यू, खेती के बारे में जानना धन्यवाद।
धन्यवाद। एक्चुअली अनानास जो है ये एक कमर्शियल इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है और भारत में इसको लगभग अराउंड 90,000 एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन इसका कल्टीवेशन जो है जो कन्फाइन होता है जो हाई रेनफॉल एरिया या ह्यूमिड कोस्टल एरिया जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, गोवा, ये स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन जो है कन्फाइन होता है। और इसका मेजर जो डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत हाई है एज अ फ्रेश फ्रूट, और उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरा कंट्रीज में जैसे केन प्रोडक्ट्स और टूटी फ्रूटी या फ्रूट जूस में। और मेजर कल्टीवेशन जो है अनानास का जो दो वेराइटी है जिसे हम बोलते हैं क्यू या क्वीन, ये दोनों वेराइटी को हम फार्मर्स ये दोनों वेराइटी का ही कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा दूसरा वेराइटी है स्मूथ केन, क्वीन एक्सेट्रा जो हम यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी जो है वो क्यू एंड क्वीन वेराइटीज का है। और इसका गुणवत्ता ये है कि ये एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन जी जी से जी एक डाइजेस्टिव एंजाइम ये है जो उसका और न्यूट्रिएंट मिक्स कंपोजिशन को अच्छा करता है। ठीक है। और तो इसका हाँ जी 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 मैम, कंटिन्यू मैम। हाँ ओके देन उसका जो क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट मैं थोड़ा बताना चाहूँगी जी जी कि इसका बहुत जो ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये ट्रॉपिकल फ्रूट होने के वजह से इसका जो डे और नाइट का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए। इसलिए ट्रॉपिकल कंडीशन में इसका ग्रो किया जाता है। तो इसका टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है अराउंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस और एलिवेशन अप टू 1500 मीन्स पहाड़ी एरिया में भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो मैम ने बड़ी सारी जानकारी दी है। अभी इस विषय को थोड़ा और जान लेते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अनानास एक तरह का फल है जिसकी खेती किसान व्यावसायिक फसल के रूप में कर सकते हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करते हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला सहने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य समय जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी हिस्सों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी और खेत को अच्छे से जोत लेना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में अनानास की सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को एक सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। जमीन में पौधा सीधा लगाएं और उसके कालिका भाग में मिट्टी न भरें। अधिक दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर अनानास की लगभग 10 से 15 टन उपज ली जा सकती है। तो अभी आपने देखी एक रिपोर्ट जिसपे बताया गया कि कैसे अनानास की खेती करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। और सर अभी हमने इस रिपोर्ट में देखा कि जो अनानास है वो बिल्कुल भी पाला जो है वो सहन नहीं कर पाता है। तो सर हम आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं जो पाला बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं और सबसे ज़्यादा पाले का असर उन पर पड़ता है। देखिए, जो जैसा मैंने बताया, जो हमारी दाल वाली फसलें हैं, मूंग है, मसूर है, अरहर है, चना है, इनका जो है इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं या सरसों पे भी पाले का असर होता है, विशेषकर बारानी क्षेत्रों में जहाँ पानी की सुविधा नहीं है और वहाँ पाला पड़ जाए तो उसको नुकसान काफ़ी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है हमारी जैसे सब्जी वाली फसलें भी हैं, उनमें भी इनका नुकसान होता है। टमाटर है, बैंगन है, या हमारी दूसरी और भी सब्जी की फसलें हैं, बेल वाली फसलें हैं जिन्होंने लगा ली हैं जल्दी फसल देने के लिए, उनमें भी इनका प्रभाव होता है। लेकिन जो हमारी सब्जियों की फसलें हैं
इनकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं इस समय किसान भाई। तो उसको जो है जहाँ नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फरवरी के महीने में, तो उस समय वो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। विशेषकर ये कद्दू वाली जो हमारी फसलें हैं, जो लौकी है, तोरी है, खीरा है, तो इनको जो नर्सरी उगा रहे हैं, तो उनको जो है नर्सरी जो है इस समय पाले से उसको नुकसान होने की संभावना है। तो उस नर्सरी ऐसे क्षेत्र में उगाएं, या तो उसको कवर करके रखें, कवर इस तरीके से कर ले, प्लास्टिक शीट वगैरह से ढक कर रखें, या लो टनल में उगाएं। और इसके साथ साथ जो है हम अपने मतलब कुछ हमारी पुआल वगैरह होती है, उससे भी छप्पर बना के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नर्सरी का जो है, क्योंकि सब्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो नर्सरी जो उगाते हैं हम ओपन फील्ड में, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्ट हम प्लास्टिक शीट से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हम जो छप्पर बना के भी कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट हम जो है मल्च बना के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने की ज़रूरत है सब्जी की जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं हम। और इसके साथ साथ जो है कुछ हमारे फल हैं, फल वाले जो पौधे हैं, विशेषकर जैसे आम का पौधा है या हमारा केले का पौधा है, इनको भी जो है पाले का नुकसान होता है। तो इनको जैसे यदि आपने छोटे पौधे हैं और इस साल उनकी जो है सैपलिंग्स लगाई हैं, तो उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। या तो जो है आप प्रोटेक्ट करने के लिए पुआल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अंदर यदि हम पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं जो हमारे फल वाले पौधे हैं। और लेकिन जो हमारी और फसलें हैं, जैसे फसलों में मैंने विशेषकर बताया चना, मटर, मसूर है, तो इनके लिए जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है। और विशेषकर बरानी क्षेत्रों में जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ जो है हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनका कैसे नियंत्रण किया जाए। पाला पड़ने की संभावना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पानी का इंतजाम हो सके तो हल्का पानी दें। लेकिन पानी देने के लिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सी जगह जहाँ बरानी क्षेत्र है वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी देते हैं। तो यदि स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी दे रहे हैं तो उसको जो है शाम के वक्त नहीं देना चाहिए, बल्कि सुबह के वक्त ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यदि स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी दे रहे हैं और शाम के वक्त आपने पानी दिया है, तो या आपने सुबह 4 बजे तक दिया, तो पत्तियों पर जो जमा हो जाएगा और वो हो सकता है पाला पड़ने पर जो है वो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये संभावना होती है। बल्कि यदि रात को चला रहे हैं तो सुबह तक चलाएं उसको, सूरज उगने तक जो है चलाना चाहिए, ताकि जो है हमें एक अच्छी फसल मिल सके इनके लिए। और विशेषकर हम यही बताते हैं, जैसे चना, मटर, मसूर है, तो इनके लिए जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है फ्लड इरिगेशन की अपेक्षा। क्योंकि इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। यदि ज़्यादा पानी हम फ्लडिंग से देंगे तो हो सकता है जड़ों के अंदर इनकी ग्रंथियाँ कम बने और वायु का आदान प्रदान कम हो, और जो हमारे ग्रंथियों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, वो भी कम जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी इनको दें, लेकिन उसको रात के समय दे रहे हैं तो सुबह तक देना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आपने जो है रात को चलाया और 4 बजे बंद कर दिया तो वो जो फिर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है पानी देने के लिए भी। और जो फसलें सेंसिटिव हैं पाला पड़ने के लिए, और विशेषकर आजकल जो है अलर्ट बहुत जारी होते हैं हर जगह, कृषि विज्ञान केंद्र से जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, या और दूसरे हमारे आकाशवाणी से भी आते हैं, और जो हमारे दूसरे चैनल हैं उनसे भी अलर्ट आते हैं कि भाई आज पाला पड़ने की संभावना है, कोहरा पड़ने की संभावना है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी करना है। और विशेषकर यदि कोई किसान भाई और बहन जो है सरसों की खेती कर रहे हैं, पाला पड़ने की संभावना है, तो उसके लिए हम ये बताते हैं कि 0.1% जो है गंधक का जो अम्ल आता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, उसका घोल बना के छिड़काव कर दें। पाला पड़ने की संभावना हो तो उससे जो है तापक्रम बढ़ जाता है फसल का, और जो है हमारा नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। तो 1 लीटर जो गंधक का अम्ल आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको 1000 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर देंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा पाला पड़ने से। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको किसानों को ध्यान रखने की ज़रूरत है पाले से बचाव के लिए, फसलों के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा किसानों को कि वो धुआं ना करें, क्योंकि पहले किसान भाई धुआं करते थे, तो धुआं ना करें, उससे वातावरण प्रदूषित होता है और उसका जो अच्छा परिणाम नहीं है आज के समय में। क्योंकि वैसे ही वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। बल्कि पानी का इस्तेमाल करके, सिंचाई के माध्यम से, और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करके क्रॉप को ऊपर से जो पॉलीथीन से
या मल्च से, या हमारे जो है कुछ इस तरीके से आच्छादन बिछा के प्रोटेक्ट कर लें। और या इसके साथ साथ जो गंधक का अम्ल मैंने बताया है इसको डालेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। 0.1% ही कंसंट्रेशन होना चाहिए फसलों को पाले से बचाने के लिए। तो ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। ठीक है, तो काफ़ी सारी जानकारी सर आपने यहाँ पर दी है। अभी पाले को लेकर और भी बात करेंगे और बात करेंगे अनानास की खेती को लेकर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है और साथ ही साथ बात कर रहे हैं अनानास की खेती कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले हम पाले को लेकर बात कर रहे थे और फिलहाल एक सवाल जो है व्हाट्सएप के जरिए आया है और ये सवाल आया है अनानास की खेती को लेकर। तो ये सवाल भेजा है अभय सिंह ने औरैया उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि क्या हम उत्तर प्रदेश में अनानास की खेती कर सकते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब हम मैम आपसे लेंगे। लेम्बी सना देवी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम आपसे जानना चाहेंगे इस सवाल का उत्तर। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अनारस के लिए जो आइडियल टेम्परेचर जो है वो 22 to 36 या 40 डिग्री तक, और डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस मीन्स फ्रॉस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर उसका ये क्लाइमेट रिकॉर्ड है तो कर सकते हैं। और सोइल जो है वो सैंडी लोम होना है और पीएच जो है अराउंड 5.5 to 6 अगर सोइल पीएच है तो ये अनानास का कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। नहीं, इसका मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वैसे तो उन्होंने बताया है, क्योंकि इनका सवाल जो औरैया से आया ना उत्तर प्रदेश से, जी जी, तो वहाँ पे मतलब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है अनानास उगाने की, क्योंकि टेम्परेचर जो है आजकल जैसे इतना कम हो रहा है तो इतना कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि किचन गार्डन वगैरह में वो प्रोटेक्ट करके लगा सकते हैं तो वहाँ खेती की जा सकती है। तो उसके लिए जो है आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। भाई बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर ना हो तो उसके लिए आपको फसल को ऊपर से ढकना पड़ेगा और पॉलीथीन से, उससे तभी जो है अनानास की खेती कर सकते हैं। ज़्यादातर खेती जो अनानास की होती है वो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा इनमें होती है। और इधर उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत क्षेत्र में कहीं स्मॉल स्केल पे कर सकती है, लार्ज स्केल पे बड़ा मुश्किल है खेती करना उसकी, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर से हमको बचाने की जरूरत है। फ्रोस्ट वगैरह बहुत पड़ता है
यूपी के अंदर, तो ये एक समस्या है। अदरवाइज तो मिट्टी ठीक है, लेकिन जलवायु उतनी सुटेबल नहीं है। ठीक है सर, एक और सवाल हमारे पास अभी आया है व्हाट्सएप के जरिए, और ये भेजा है अंकुर जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और अंकुर जी का सवाल है कि इस समय आलू की फसल में पाला और पत्ती सिकुड़न और पीलेपन की समस्या दिख रही हो, तो इसका उपचार कौन सी दवा से करना चाहिए? सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं भूल गया था पहले कि आलू की फसल को भी जो है पाले से बहुत नुकसान होता है। और आलू की फसल एक ऐसी है, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। यदि पाला पड़ जाता है और हमने पानी का ध्यान नहीं रखा उसमें, तो उसमें जो काफ़ी संभावना हो जाती है कि हमारी फसल का नुकसान हो जाए। तो आलू, क्योंकि हर एक घर में आलू चाहिए और एक मुख्य हमारी फसल है वह सब्जी की, और हम पूर्वी सारे जो नॉर्दर्न इंडिया में इसको लार्ज स्केल पे खेती की जाती है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें सब में की जाती है आलू की खेती, जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। तो उसके लिए यही है कि मतलब एक तो यदि पाला पड़ने की संभावना है तो हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो है 2-3 दिन के बाद में हल्का हल्का पानी लगाएं, क्योंकि इस आलू जो के अंदर पानी जो लगाते हैं हम गूलों पे, तो इसकी बिजाई करते हैं, जो हमारा खूड़ होता है उसके अंदर पानी देते हैं। तो हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि पाले के सिम्टम कुछ इस तरीके से भी मिल जाते हैं, कभी कभी लेट ब्लाइट आने की सिम्टम से भी मिल जाते हैं, तो उसमें हमको जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी सलाह लेनी चाहिए कि भाई हमारी फसल जो पाले से प्रभावित है या इसमें लेट ब्लाइट आया है। लेट ब्लाइट आया है तो उसमें हमारी दवाई का इस्तेमाल करना है। रिडोमिल वगैरह दवाई आती है, रिडोमिल गोल्ड करके आती है, उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो है दवाई उसके लिए, लेट ब्लाइट के लिए। लेकिन पाले से बचने के लिए अच्छा तरीका यही है कि हम उसको जो है समय समय पर सिंचाई करते रहें, हल्की सिंचाई करें, और जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उससे एक दिन पहले पानी अवश्य दे दें। ठीक है, तो पाले को लेकर जो सवाल आपका था अंकुर जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम वापस अनानास की खेती के विषय पर आ जाते हैं। और मैम, हमारा सवाल है आपसे कि अनानास की अगर कोई खेती करता है और उसको बिजनेस के रूप में आगे ले जाना चाहता है, तो वो कैसे प्रॉफिट गेन कर सकता है इस बिजनेस से? हाँ, अनानास का जो कल्टीवेशन है मैं शुरू से थोड़ा बताना चाहूंगी। ऐसा इसका प्रोपगेशन, जो प्लांटिंग मेथड जो है वो सक्कर्स या स्लिप्स, उसको 350 या 400 ग्राम का सक्कर स्लिप से प्रोपोगेट करता है, उसको लगाता है, और उसको हम रेस बेड या ट्रेंचेस में लगाते हैं। तो स्पेशली हम पहाड़ के फार्मर्स को हम बोलना चाहेंगे कि उसमें आप अक्रॉस द स्लोप, मीन्स स्लोप के अक्रॉस में ही लगाना है अलोंग, क्योंकि सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम अनानास को उसका स्पेसिंग जो है वो 90 और 60 और 30 सेंटीमीटर का स्पेसिंग में लगाना है, जिससे एक हेक्टर में अराउंड 43,500 प्लांट्स हम एकोमोडेट कर सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद होता है फार्मर्स के। इसके अलावा अगर हम मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम अगर करेंगे, जैसे कोकोनट हुआ, कैशू हुआ और अदर मैंगो ट्री, अगर अदर ट्रीज हुआ, उसका इंटरक्रॉप में भी अगर आप अनानास को लगाएंगे तो आपका डबल बेनिफिट होगा, जिससे फार्मर्स के लिए काफ़ी फायदा होगा। ठीक है मैम, एक सवाल और है आपसे कि अगर इसकी स्टोरेज, क्योंकि बिजनेस से पहले जब हम खेती के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उसकी स्टोरेज को लेकर होता है। तो स्टोरेज को लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, अनानास जो फ्रूट है, ये इसका सेल्फ लाइफ बहुत ही आप अगर 10-15 डेज तक आप उसको रख सकते हैं। इसमें सेल्फ लाइफ में ज़्यादा पेरिशेबल कमोडिटी इसमें नहीं आता है। तो अगर आपका यूज़ के हिसाब से, अगर आपको फ्रेश कंज्यूम करना है तो आपको फ्रेश मेच्योर जो है वो हार्वेस्ट करना है, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपका डिफरेंट मेच्योरिटी स्टेज रहता है ना, उसी हिसाब से उसको हार्वेस्टिंग करना है। और आप 10-15 डेज तक आप आराम से नॉर्मल कंडीशन में आप स्टोर कर सकते हो, और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में तो इवन एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो मैम, जैसे कि जो अनानास है, जो पूरा प्रोसेस होता है स्टोरेज से, जब मार्केट में हम उसे ले जाते हैं तो उस दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि कई बार एक्सपोर्ट करते हैं
तो उसमें टाइम लगता है। मार्केट आने तक में किन बातों का ख्याल इन लोगों को रखना चाहिए, किसानों को, जो अपने फ्रूट को मार्केट तक ले जाते हैं खेत से? हाँ सर, एक्चुअली मैक्सिमम हम लोग का फार्मर्स लोग फ्रूट को जब हार्वेस्ट फार्म गेट में ग्रेडिंग करना चाहिए डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, और हार्वेस्टिंग के समय में भी बहुत मींस फील्ड सैनिटेशन मींस क्लीन फील्ड सैनिटेशन मेंटेन करके हार्वेस्टिंग करना चाहिए, और प्रॉपर पैकेजिंग। आप उसको ब्लेमिश फ्री अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका क्वालिटी जो है वो फ्रेश और अच्छा लुक होना चाहिए ना, तो ब्लेमिश फ्री ये हार्वेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। उसी के लिए आपको प्रॉपर पैकेजिंग जैसे कार्टून बॉक्सेस हुआ और प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, जो एक्सपोर्ट में आपका हेल्प होगा। ठीक है मैम, आपके पास लौटेंगे और आगे चर्चा करेंगे अनानास की खेती को लेकर। साथ ही बात होगी रबी फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है, तो दोनों विषय पर बात करेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कि अनानास की खेती कैसे की जाती है, साथ ही हम बात कर रहे हैं कि रबी फसलों को पाले से कैसे बचाया जाए। लगातार हम सवालों को भी ले रहे हैं, एक्सपर्ट जवाब भी दे रहे हैं, और इसी बीच एक और सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। ये सवाल भेजा है रजत कुमार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से। रजत जी पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी फसल ऐसी हैं जिनको पाले से ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सर ये सवाल आपके लिए। हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पाले से जो कुछ फसलें जो ज़्यादा प्रभावित होती हैं, उनमें विशेषकर आलू की फसल है पाले से बहुत प्रभावित होती है। यदि हम समय समय पर पानी नहीं दे रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बहुत सेंसिटिव क्रॉप है पाले के लिए। फिर चना है, मटर है, मसूर है, ये दाल वाली फसलें इस समय जो है फूल आने की संभावना है। तो यदि पाला पड़ जाएगा तो हमारी जो कोशिकाएं हैं पौधों की, वो जो है जो उनके अंदर पानी होता है या लिक्विड होता है वो थोड़ा आयतन में बढ़ जाता है। तो वो आयतन में बढ़ने के कारण जो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फ्लावर ड्रॉप भी हो जाता है, फूल गिर जाते हैं इनके अंदर पाला पड़ने की वजह से। तो ये कुछ फसलें हैं जिनमें ज़्यादा प्रभाव होता है पाले का। और इसके साथ साथ सरसों की फसल में भी यदि किसी ने लेट लगाई है तो उसमें भी संभावना बढ़ जाती है कि भाई उसमें भी ज़्यादा प्रभाव पाले का हो। लेकिन गेहूं में और जौ में इतना प्रभाव नहीं होता है, होता तो है लेकिन इतना नहीं होता है जितना इसके अंदर चना, मटर, मसूर, सरसों में या आलू में होता है। ये ऐसी फसलें हैं इनमें ज़्यादा प्रभाव पाले का होता है। और सब्जी वाली फसलों में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषकर जो हमारी इस समय टमाटर की फसल लगी हुई है, उसमें भी फूल वगैरह आ रहे हैं और पाला पड़ जाता है तो काफ़ी फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो ये सारी कुछ फसलें हैं जो हमारी खाद्यान्न वाली हैं, दाल वाली फसलें हैं, या आलू की है या हमारी सब्जी की है, इनमें जो है प्रभाव ज़्यादा होता है पाला पड़ने का। तो उसके लिए निगरानी करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है, और समय समय पर जो है हमारे अलर्ट आ रहे हैं या हमारी भविष्यवाणी आती है मौसम को लेकर, उसी के अनुसार जो है प्रबंधन भी करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल अब रुख कर लेते हैं वापस से डॉक्टर लेम्बी सिन्हा जी का। मैम आपसे जानना चाहेंगे
कि जो अनानास होता है उसकी जो ऑर्गेनिक खेती होती है वो कैसे की जाती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसके लिए? ये ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो अनानास कल्टीवेट किया जाता है वो डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है ऐसा बोला जाता है। बट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए तो आपको एक आपका फील्ड को ऑर्गेनिकली सर्टिफाई करना चाहिए। और आप ऑर्गेनिक अगर पाइनएप्पल का ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करोगे तो आप कोई भी जो केमिकल फर्टिलाइजर है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप आइदर बोटानिकल्स, अगर पेस्ट कंट्रोल भी करना है तो बोटानिकल्स, या अगर उसको मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे FYM, वर्मी कंपोस्ट, ये सब को यूज़ करके ही लगाना है। और हर स्टेट में डिफरेंट मिशन होता है, उसी हिसाब से फार्मर्स को ऑर्गेनिक का गाइड भी मिल जाता है और प्रीमियम प्राइस भी मिल जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक मिशन फॉर त्रिपुरा का है, मणिपुर का है, वैसा उसी हिसाब से आप ऑर्गेनिक कल्टीवेशन आप अनानास का कर सकते हैं। जी ठीक है। और इसी बीच मैम एक सवाल हमारे पास आया है और ये सवाल भेजा है असम से, और विशाल गोदीवाल जी ने ये सवाल भेजा है। उनका सवाल है कि छोटे पैमाने पर अनानास की खेती करने वाले किसान को कौन सा कारक प्रभावित करता है, मतलब स्मॉल स्केल पर जो अनानास की खेती करते हैं फार्मर्स, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उसको? नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम फार्मर तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही होता है। तो हम अनानास को ऐसा यहाँ पे आपका इतना लार्ज स्केल से आप जो आप सवाल जो पूछ रहे हैं, जो फार्मर जो आसाम से है, तो हम लोग का यहाँ पे इतना नॉट लार्ज स्केल कल्टीवेशन नहीं होता है। तो हम अनानास को ऐसा फार्मिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट में हम उसको प्रमोट भी करते हैं। और अगर आपका एक फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट हुआ तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट से भी आपका ये इनकम आ जाएगा और पाइनएप्पल से भी आपका इनकम आ जाएगा। एक्चुअली मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने अच्छे ढंग से बता दिया, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं अनानास की खेती करने में कौन सा प्रमुख कारक है, कारक उनका जो मार्केट है, मार्केट में जो छोटी प्रोड्यूस होती है उसको ले जाने में दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ सकती है छोटे किसान को। और उसके लिए जो है किसान भाइयों को एक समूह बना लेना चाहिए, और समूह बना के जैसे जैसे उनकी फसल पकती है वैसे वैसे मार्केट में ले जाने के लिए आसान होगा यदि समूह के रूप में मार्केट में लेके जाएंगे और अपनी फसल को बेचेंगे। एक कारण ये, मतलब मेरे हिसाब से उनके लिए एक ये कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से उनको कम मुनाफा मिलता हो। यदि सामूहिक रूप से जुड़ेंगे, समूह बनाएंगे, समूह बनाए के और अपनी प्रोड्यूस को अच्छे मार्केट में लेके जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक भी, तो उनको जो है अच्छा फायदा होने की संभावना होगी। तो हम आशा करते हैं विशाल जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो लगातार सवाल जो है व्हाट्सएप और ईमेल्स के ज़रिए हमारे पास पहुंच रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सवालों का जवाब जो है वो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर दें, हम सभी सवालों को इस कार्यक्रम के दौरान ले सके। एक और सवाल इस बीच आया है, अनानास को लेकर है ये सवाल, और ये सवाल किया है भरत सिंह ने, जो कि नागालैंड के कोहिमा से हैं। और उनका सवाल है कि कौन से नेचुरल फैक्टर से खतरा रहता है अनानास की फसल को। तो मैम आपके लिए ये सवाल। नागालैंड का पाइनएप्पल अनानास जो है वो तो एक बेस्ट पाइनएप्पल ऐसा हम माना जाता है। और इवन ये नॉट ओनली नागालैंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट का। और अनानास में जैसे नेचुरल फैक्टर जैसे आपका पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन जैसे मिलीबग का होता है। तो आपको जब पाइनएप्पल का कल्टीवेशन आप शुरू करेंगे, जो सकर्स को आपको थोड़ा इसको आइडर बोटानिकल में, अगर ऑर्गेनिकली करेंगे तो बोटानिकल प्रोडक्ट्स बहुत है, उससे आप ट्रीटमेंट करके आपको प्लांटिंग करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाइजम से अगर शक्कर को ट्रीटमेंट करके आप लगाना चाहिए, जिससे आपका मिलीबग इन्फेस्टेशन से आप उसको बचा सकेगा। उसके अलावा अगर लेटर ऑन क्रॉप का में इन्फेस्टेशन हुआ है तो बहुत सारा ये कल्चरल प्रैक्टिसेस है फिर जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर लास्ट में अगर हम केमिकल कंट्रोल लास्ट में हम वो इसको हम यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे, जिससे कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडा हुआ, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम लगातार जो है सवाल ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सके। और सर आपके पास वापस आ जाते हैं। सर आपसे सवाल है
कि सिंचाई का क्या महत्व है। जो रबी की फसलें हैं जब उनको पाला लगता है तो एक फैक्टर होता है सिंचाई वाला, तो उसका कोई असर पड़ता है, ज्यादा महत्व? हाँ देखिए, सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है पाले से फसल को बचाव करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है यदि हम समय पे पाला पड़ने से पहले सिंचाई करते हैं तो उससे जो है हमारी मिट्टी का तापक्रम बढ़ जाता है और जो रूट राइजोस्फीयर है वहाँ जो है हमारी पानी की देने की वजह से और तापक्रम में वृद्धि हो जाती है, और तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जा पाता तापक्रम जो है यदि पाला पड़ने की संभावना होती है। तो सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है, और विशेषकर हमारी जो फसलें हैं जो इस समय खड़ी हुई हैं और ये पाला पड़ने की संभावना है, यदि हम एक दिन पहले पाला पड़ने से सिंचाई कर देंगे, हल्की सिंचाई कर देंगे, विशेषकर जैसे आलू की फसल है और अभी ये अलर्ट जारी हो गया सपोज आज कि भाई इस क्षेत्र में पाला पड़ने की संभावना है, तो वहाँ पे यदि हम हल्की सिंचाई कर देंगे तो हमारी आलू की फसल जो है पाले से बच जाएगी। और ऐसी इस तरीके से दूसरी फसलों में भी यदि हल्की सिंचाई कर देंगे तो पाला पड़ने से हमारा जो है नुकसान कम होगा यदि सिंचाई हम पहले कर देते हैं। तो सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। इसी वजह से बरानी क्षेत्रों में पाला पड़ने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, और विशेषकर जब बारिश नहीं होती, जैसे इस साल बारिश कम, महावट कम हुई है सर्दी के मौसम में, और कहीं कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है, तो इसमें जो है ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। यदि बरानी क्षेत्रों में भी किसान भाई एक आध पानी उपलब्ध करा सकते हैं तो पानी देकर जो है पाले से बचाव किया जा सकता है। पानी जो है बहुत ही एक अच्छा प्रबंधन है पाले से बचाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब ज़रूरत हो, जब आवश्यकता हो पानी उसी समय देना है। और विशेषकर जैसे हमारी दाल वाली फसलें हैं, इनमें जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसा मैंने कि बताया कि भाई या तो सुबह सुबह पानी दे दें या फिर जो है मतलब बूंदें जो हम स्प्रिंकलर से देते हैं पानी, वो जो है शाम के वक्त तक जो है पत्तियों पे नहीं रहना चाहिए, पत्तियों से नीचे चला जाना चाहिए, या फिर रात के समय जो है इस तरीके से चलाएं पानी जो है कि भाई सुबह सूरज निकलने तक हमारा स्प्रिंकलर चल रहा है हल्का हल्का, तो इस तरीके से पानी देंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पाले से बचा जा सकता है। ठीक है सर, एक और सवाल जो है इस वक्त हमारे पास आया है व्हाट्सएप के जरिए, और सवाल है सरसों की फसल में पाले से कैसे बचाव किया जा सकता है। ये सवाल भेजा है प्रत्युष राज जी ने, जो कि राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं। तो सर आपसे जवाब जानना हाँ देखिए, प्रत्युष राज जी ने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि राजस्थान में जो है सरसों बहुत उगाई जाती है और सरसों जो एक नकदी फसल भी मानी जाती है, तिलनी फसल तो है ही है। तो उसके लिए जो है यदि पाला पड़ने की संभावना है तो पहली बात तो ये, यदि पानी नहीं दिया है तो हल्की सिंचाई कर दें, इस तरीके से बचा जा सकता है हल्की सिंचाई करने से। या फिर यदि सिंचाई नहीं कर सकते हैं, पाला पड़ने की संभावना है, तो 0.1% का जो हमारा गंधक का अम्ल होता है उसका छिड़काव करके भी पाले से सरसों में बचा जा सकता है। उसके लिए जो है 1 लीटर गंधक का अम्ल ले लें, उसको 1000 लीटर पानी में घोल बना लें और जो है स्प्रेयर से छिड़काव कर दें, तो इस तरीके से जो है सरसों की फसल को पाले से बचा जा सकता है। गंधक में, गंधक के अम्ल में क्योंकि गंधक भी होती है और वो सरसों के लिए वैसे भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऑयल सिंथेसिस में गंधक का रोल होता है, सल्फर का रोल होता है, तो उसके लिए एक सल्फर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और सरसों को फसल को पाले से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी फिलहाल अनानास की खेती को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैम आपसे हमारा एक खुद का प्रश्न है, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो अनानास होता है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, दिन रात का भी एक मतलब ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट, सॉइल, इन सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट रहती है, इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है अनानास की जब खेती करते हैं, तो किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई भी फ्रूट क्रॉप्स या कोई भी अगर आप कोई भी कल्टीवेशन करना चाहते हो तो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से कल्टीवेशन करने से फार्मर्स के लिए भी अच्छा होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि अनानास का कल्टीवेशन जो है, इसका जो प्लांटिंग मेथड है, आप अनानास को आप क्राउन से भी लगा लोगे, आप स्लिप से भी लगा लोगे, सकर से भी, कहीं से भी लगाने से अनानास आ जाएगा। लेकिन आपको अगर कमर्शियल प्रोपोगेशन करना है तो आपको सकर्स या स्लिप्स से लगाना है। उसके बाद अगर आप अनानास जो है, जैसे हम पेरिनियल फ्रूट ट्रीज जैसा नहीं है, उसको
आप रेतून 3 रेतून तक, अगर मेन क्रॉप लिया उसके बाद फर्स्ट रेतून और सेकंड रेतून तक आपको पाइनएप्पल को लेना चाहिए, जिससे आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका यील्ड भी आ जाएगा और आपका बेनिफिट भी होगा। उसके अलावा आप इसको हिल्स में अगर हम लगाएंगे तो आपको ये ट्रेंसेस में लगाना है और अक्रॉस द शॉप लगाना है, और आप इसको मल्चिंग भी आप पॉलिथीन शीट या व्हीट मैट से मल्चिंग करके भी आप पाइनएप्पल को लगा सकते हैं, जिससे आपका सॉइल मॉइस्चर कंजर्व होगा, सॉइल का भी प्रोटेक्शन होगा। और अनानास जो है मैक्सिमम हम उसको रेन फेड कंडीशन में लगाता है, लेकिन अगर बहुत ड्राई सीजन हुआ तब हम 10 to 15 डेज इंटरवल में आप थोड़ा इरिगेशन हम देते हैं, जिससे हम ड्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रेस बेड में आप थ्रू फरो इरिगेशन, जो हम जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस चर्चा को आगे ले जाएंगे और इन दोनों ही विषयों पर आगे और भी बात करेंगे, सवाल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम बात कर रहे हैं अनानास की खेती को लेकर, साथ ही बात कर रहे हैं कि रबी फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। हम कार्यक्रम में आपके सवालों को भी शामिल कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उनके जवाब भी दे रहे हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, साथ ही साथ सोशल माध्यम से भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। तो फिलहाल अनानास पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर लंबीसना देवी जी का। मैम, आपसे हमारा सवाल है कि जो अनानास के लिए बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कौन से बीज, कहाँ से किसान जो है अच्छे उपयुक्त बीज ले सकते हैं? बता चुकी हूँ, हम सकर प्लांटिंग मटेरियल जो है हम सकर से ही हम उसको लगाते हैं। हम सीड से अनानास को हम कल्टीवेशन नहीं करते। तो सकर्स तो आपको कोई भी प्राइवेट नर्सरीज या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्सरीज में आपका सकर्स मिल जाएगा। और जो वैरायटी है आपका, जैसे क्यू वैरायटी या क्वीन वैरायटी, ये दोनों ही पॉपुलर है। तो कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करता है, इवन हम लोग का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, कृषि विज्ञान केंद्र, और नहीं तो रजिस्टर्ड नर्सरीज, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी रजिस्टर्ड नर्सरीज जो है, उससे आपका प्लांटिंग मटेरियल जो है आप मिल सकते हैं। ठीक है मैम, एक सवाल और है कि क्या अनानास से और दूसरे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लाइक जो सील पैक प्रोडक्ट होते हैं, या फिर जूस, या फिर कुछ और? हाँ, अनानास उसका जो मैंने बताया, दो वैरायटी जो है क्यू और क्वीन का उसका TSS थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, साइज थोड़ा स्मॉल होता है, और क्यू का थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या प्रोसेसिंग में हमको वी रिकमेंड, हम फार्मर्स को क्यू को हम रिकमेंड करते हैं। और प्रोसेस प्रोडक्ट्स बहुत सारा अनानास से हम बना सकते हैं, जैसे जूस हुआ, और इवन कैन प्रोडक्ट्स हो, जो हुआ आप स्लाइस काट के आप उसको प्रिजर्व करके कैन प्रोडक्ट्स, और टूटी फ्रूटी हुआ, कैंडीज हुआ, और इवन आजकल तो पाउडर्स भी मिलता है। तो ये सब हम प्रोडक्ट्स अनानास से बना सकते हैं। इवन पाइनएप्पल का फाइबर भी, जो पत्ते हैं उसका फाइबर भी आजकल इट्स अ न्यू ट्रेंड, जैसा पाइनएप्पल का फाइबर भी हम बना रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हुई अनानास की खेती को लेकर बातचीत। अब आगे बढ़ते हुए रबी की जो फसलें होती हैं उसको पाले से कैसे बचाया जाए इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आए, देख लेते हैं किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है। तो ये भेजा है प्रफुल्ल ने गुजरात से, और अनानास को लेकर ये सवाल किया गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या गुजरात में अनानास की खेती हो सकती है। तो मैम ये सवाल आपके लिए। हाँ, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट, एक्चुअली गुजरात का जो क्लाइमेट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो गुजरात का जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जो है, आप सीवे सर वो थोड़ा अच्छा से हम शायद समझा पाएंगे। तो उसका जो क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सुटेबल है तो हम कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा पाइनएप्पल का कल्टीवेशन। सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, गुजरात में बहुत कम संभावनाएं हैं क्योंकि उस तरीके की क्लाइमेट नहीं है जिस तरीके की जो है हमारे पाइनएप्पल के लिए चाहिए, अनानास के लिए चाहिए। लेकिन हाँ, छोटे स्केल पे कर सकते हैं, या विशेषकर जो है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री, यदि हम जो है प्लांटेशन लगा रहे हैं तो उसके बीच में पाइनएप्पल को उगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे करने के लिए उस तरीके की ना तो जलवायु है ना मिट्टी है गुजरात की, तो वहाँ बहुत कम चांस हैं। लेकिन यदि आप किचन गार्डन में या एग्रो फॉरेस्ट्री में करना चाहें, छोटे स्केल पे कर सकते हैं। हाँ, तो मैम आपसे एक सवाल और था, ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से जब हम खेती के लिए अनानास लगाते हैं तो कैसे लगाया जाता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अनानास हम अगर लार्ज स्केल में अगर करते हैं तो फ्लैट एरिया में अगर हम करेंगे तो उसको हम रेस बेड में करते हैं, जो जिससे प्लांट को वाटर लॉगिंग ना हो, जो क्योंकि अनानास जो है वो हाई रेनफॉल एरिया में ही मैक्सिमम हम कवर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उसके अलावा अगर हम पहाड़ों में तो हम कंटूर्स बना के अक्रॉस द स्लोप करते हैं, जो कितना स्पेसिंग में लगाना चाहिए वो मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा आपका प्लांटिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है, सिंगल रो सिस्टम नहीं तो डबल रो सिस्टम में हम पाइनएप्पल को लगा सकता है। और उसके अलावा सर ने जैसे बताया, एग्रो फॉरेस्ट्री या कोई भी मल्टी इंटरक्रॉप में भी हम पाइनएप्पल को कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाईएस शिवे सर। एक सवाल हमको व्हाट्सएप पर आया है, सवाल भेजा है बिजनौर से उत्तर प्रदेश के अनंत शर्मा ने ये सवाल भेजा है। उनका सवाल है, वी हैव सोलर ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, सो हाउ टू इरिगेट इन द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ना देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल जो है सोलर जो ट्यूबवेल हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो सोलर ट्यूबवेल से यदि आपको इरिगेशन करनी है तो वो उसको जो है 12 बजे से पहले ही कर लें। और क्योंकि स्प्रिंकलर से तो कर ही रहे, तो या रात को तो करने की ज़रूरत नहीं, दिन में ही करना है। पानी जैसा हम बता रहे हैं, आप जो है जैसे गन्ने की फसल है बिजनौर में बहुत होती है, या आलू की फसल भी होती है, चना मसूर भी थोड़े क्षेत्रों में होता है, सरसों की भी होती है। विशेषकर जो बिजनौर में गन्ना पैदा होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो इसको सोलर पंप से चलाने के लिए तो दिन में ही चलाएं, दिन में इरिगेशन करने की ज़रूरत है, रात में करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसा कि हम बताते हैं, पाला पड़ने की संभावना है तो दिन में सिंचाई करनी है आपको। जैसे आलू की फसल है, दिन में ही सिंचाई करनी है, रात में नहीं करनी है उसकी, क्योंकि दिन में सोलर पंप चल सकता है। विशेषकर जहाँ पे मैंने ये बताया रात में वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन से कर रहे हैं। और स्प्रिंकलर इरिगेशन से कर रहे हैं तो रात में ये बहुत से लोग जो है 4 बजे बंद कर देते हैं। 4 बजे बंद ना करके उसको सुबह सूरज उगने तक चलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। या फिर सुबह चला लें, और जो पानी जो है हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से दे रहे हैं तो वो पत्तियों पर नहीं रहना चाहिए। यदि पत्तियों पर रहेगा तो वो जम जाएगा और बर्फ़ के रूप में, और वो पाले से जो नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। लेकिन सोलर पंप से सिंचाई कर रहे हैं तो दिन के समय में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विशेषकर बिजनौर की तो जलवायु इस तरीके की अच्छी है कि उसमें गन्ना है, सारी फसल होती है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है। और इस समय जो है उन्होंने गन्ना लगा रखा होगा, आलू लगा रखे होगा, सरसों लगा रखी होगी, इनकी दिन में सिंचाई कर सकते हैं, रात में करने की ज़रूरत नहीं है इनकी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वाईएस शिवे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं
उनको भी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात करी कि जो रबी की फसलें हैं उनको पाले से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ हमने चर्चा की कि अनानास की खेती कैसे की जा सकती है, और हमने तमाम सवाल भी लिए इस कार्यक्रम में। और फिलहाल अब आपको बता देते हैं कि अगला विषय क्या कुछ रहने वाला है। तो हमारा अगला विषय रहेगा सर्दियों में मछली पालन, वहीं दूसरा विषय रहेगा पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं और किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं 1800111306। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर हेलो किसान का ये कार्यक्रम एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।